हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं ना। जो जॉन्डिस का पेशेंट होगा उसकी हिस्ट्री में क्या क्या हो सकता है? फीवर, ठीक है, या जो है ना येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आइज, या जो है ना डार्क कलर यूरिन का कंप्लेन कर रहा होगा। कभी कभी जो है ना ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा होगा कि पेशेंट जॉन्डिस है, या जो है ना उसको बॉडी एक्स होंगे, फीवर होगा, या जो है ना पेन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। ये सारी चीज़ें मतलब है कि ये आपने जो हिस्ट्री निकलवानी है। लेकिन जब आप सिर्फ हिस्ट्री तो नहीं होती, हिस्ट्री में तो चले आपने देख लिया कि फीवर है, बॉडी एक्स हैं, माइल्जिया है, और डार्क यूरिन आ रहा है, और येलो डिस्कलरेशन ऑफ आइज है। तो इन चीज़ों में ये तो जॉन्डिस हो गया। हाँ, फिर आगे आपने हिस्ट्री पे तो वो देंगे। उसके बाद जो है ना वो आप जो आपने एग्जामिनेशन करनी है, तो एग्जामिनेशन पे आपने वाइटल्स ले लिए। तो वाइटल्स के बाद जॉन्डिस को कहाँ कहाँ पे देखते हैं? स्क्लेरा में, ठीक है, बिलो टंग, और वैसे जो है ना येलो डिस्कलरेशन एज ए होल बॉडी की, ठीक है। और ये तो आपके एग्जाम। हाँ, या फिर जो है ना वो है ये जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे कहाँ कहाँ पे आप देखेंगे? लीवर में क्या हो सकता है? हाँ, टेंडर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है, हेपेटोमेगेली हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है? टेंडर हो सकता है, हेपेटोमेगेली हो गई। अगर तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी का पेशेंट है तो उसमें क्रोनिक लीवर डिजीज का स्टिग्मेटा होगा, जिसमें विजिबल वेन्स, ठीक है, स्पाइडर नेवाई जो कि चेस्ट पे वो होते हैं, विजिबल वेन्स, और एसाइटिस हो सकते हैं, ठीक है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स हो सकते हैं, सही है, और एडिमा ऑफ फीट भी हो सकता है अगर वो कार्डियक फेलियर नहीं है, और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी या क्रोनिक लीवर डिजीज का कोई भी पेशेंट है तो उसमें ये चीज़ें आपकी क्लिनिकल ये चीज़ें हो सकती है। फिर आपने जब हो गया ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे आपने जो अप्रोच तो कर लिया, उसके बाद जो आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं, कोई भी जॉन्डिस का जो पेशेंट है, वो येलो डिस्कलरेशन आपको पता चल गया कि जॉन्डिस है, तो आपने ब्लड सीपी वो तो करवाते हैं जो कि नॉर्मल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं। तो उसके बाद जो है ना एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है, वो आपने एडवाइस कर देना होते हैं। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में पहले आता है आपने जो जब आप देखते हैं ना कोई किसी टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं, आपके रिलेटिव्स भी लेके आ सकते हैं। कभी कोई आपका रिलेटिव हो, किसी को जॉन्डिस हो, तो वो कहते हैं ये मेरे टेस्ट चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें आपने बिलिरुबिन आप देख रहे होंगे, ठीक है, जो प्रॉपर पूरा एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट का वो डिपेंड करता है लेबोरेटरीज पे। कुछ लेबोरेटरी में ना सिर्फ बिलिरुबिन दे देते हैं, ठीक है, और एएलटी देते हैं, एएसटी नहीं देते हैं, ठीक है। अल्कलाइन वैसे जो है ना नॉर्मली ये होता है कि ये लीवर फंक्शन टेस्ट सारे सिर्फ बिलिरुबिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो अगर आप बाद में भी एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन बिलिरुबिन होगा, एएलटी, एएसटी और अल्कलाइन फास्फेटेज गामा जीटी, ठीक है। यहाँ तक जो वो है ये आपके एलएफटीज में आता है, सही है। तो जॉन्डिस पेशेंट में क्या होगा? बिलिरुबिन ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपने बाकी चीजें देखनी है कि एएसटी, एएलटी और अल्कलाइन फास्फेटेज का क्या है, ठीक है। अगर तो सीरम बिलिरुबिन, सिर्फ सीरम बिलिरुबिन ज्यादा है, बाकी ये नॉर्मल है, एएसटी भी नॉर्मल रेंज में, एएसटी, एएलटी और अल्कलाइन फास्फेटेज और गामा जीटी ये सारे नॉर्मल है, तो आपने इस अप्रोच पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आइसोलेटेड बिलिरुबिनीमिया है, मतलब सिर्फ बिलिरुबिन ही ज्यादा है, एएलटी, एएसटी सब नॉर्मल है। तो आपने ये देखना है कि ये डायरेक्ट जो कंजुगेटेड होता है, जो कंजुगेशन होती है ना पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, तो जो अगर सिर्फ अनकंजुगेटेड है, जिसको इनडायरेक्ट भी कहते हैं, अगर आपने बिलिरुबिन को आपने आगे बिलिरुबिन ज्यादा है, ठीक है, तो आगे आपने उसको एडवाइस किया है कि आप जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी करवा लें, ठीक है। तो अगर अनकंजुगेटेड है, मतलब है कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा है, तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? या तो उसकी इंक्रीज प्रोडक्शन हो सकती है, जो कि बहुत बहुत कॉमनली लोग आते हैं
प्रोडक्शन किस चीज़ में ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन की? हेमोलिसिस जब हो रहा हो, हेमोलिटिक एनीमिया। हमारे यहाँ इधर बहुत ज़्यादा कॉमन है, थैलेसीमिया, ठीक है, हेरिडिटरी सिफेरोसाइटोसिस, ये सारे जितने भी हैं हेमोलिसिस करते हैं, तो उसकी वजह से बिलिरुबिन जो है ना अनकंजुगेटेड ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा जो है इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या रिजॉल्विंग हेमाटोमा है। किसी को इंजरी होगी तो उसका कोई हेमाटोमा है, तो वो जब रिजॉल्व हो रहा होता है तो उसकी वजह से जो बिलिरुबिन प्रोडक्शन होती है तो उसमें अनकंजुगेटेड आइसोलेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा। ALT, AST, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये सारे नॉर्मल होंगे, ठीक है। दूसरी कॉज अनकंजुगेटेड है, ठीक है। एक तो इंक्रीज प्रोडक्शन हो गई, फिर डिक्रीज इनटेक हो गया। जो आपके लीवर में जो उसका इनटेक है वो कुछ मेडिकेशंस की वजह से, जैसे रिफेम्पिसिन हो गए, साइक्लोस्पोरिन हो गया, उसकी वजह से कम होती है, ठीक है। और फिर जो है ना डिक्रीज कंजुगेशन, जो डिक्रीज कंजुगेशन होती है, मतलब बिलिरुबिन वो प्रोड्यूस होता है, तो उसकी जो कंजुगेशन होती है ना लीवर में, तो वो अगर डिक्रीज हो तो वो किन हालात में होती हैं? वो दो चीज़ें, जिल्बर्ट सिंड्रोम है, क्रेगलन नगर, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने बच्चों को जो पैदा होते हैं ना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है बच्चों में, तो वो 14 डेज तक जो ना बच्चा जो पैदा होता है तो वो जॉन्डिस होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल जो होता है, क्योंकि उसमें कंजुगेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, ठीक है। तो एक वो कॉज है, और ये कंजुगेशन हो गया, प्रोडक्शन, इनटेक, और ये तीन चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं कि कंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया है, बाकी चीजें नॉर्मल है। अब हम सिर्फ बिलिरुबिन को ही देख रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजें ALT, AST को हमने अभी नहीं छेड़ा, तो ये मतलब बिल्कुल अभी ये जो डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनीमिया है उसको हमने देख लिया। हाँ, वो फिर सिर्फ दो काजेज है, वो है रोटर सिंड्रोम और ड्रॉपिन जॉनसन। उसमें क्या होगा? डायरेक्ट कंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, अनकंजुगेटेड नहीं, सिर्फ कंजुगेटेड। तो अगर वो है और ALT, AST नॉर्मल है, तो इट मीन्स के हेपेटोसेलुलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है विद बिलिरुबिन, ठीक है। हाँ, फिर जब आपका हेपेटोसेलुलर आ जाता है, जब आपने LFTs करवाए हैं पेशेंट को, तो आपका ALT भी ज़्यादा है, ठीक है, वो कोई 3000 है, ठीक है। AST भी जो है ना वो भी 2500 सही है, और ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हेपेटोसेलुलर कोई इंजरी आ गई, ठीक है। उसमें फिर आपने ये बिलिरुबिन तो ज्यादा होगा, वो कंजुगेटेड ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना ALT और AST भी ज्यादा होंगे। सबसे पहले जो एक्यूट है, जो एक्यूट काजेज है, जिसमें ALT और AST थाउजेंड्स में चला जाता है, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस में कौन से आते हैं? HBV या HCV? नहीं, HBV वो क्रॉनिक में आते हैं, ठीक है। HCV स्पेशली क्रॉनिक करता है, A और E, हेपेटाइटिस B भी एक्यूट करता है, ठीक है। A, B और E, ठीक है, ये एक्यूट करते हैं। C क्रॉनिक करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या वजूहत हो सकती हैं जो एक्यूट जॉन्डिस के? ड्रग्स, मेडिकेशन। यहाँ पे पाकिस्तान में हकीम मेडिकेशन बहुत कम है, ठीक है। ये अक्सर लोग ले रहे होते हैं किसी और कास्ट के लिए, और हमारे पास आते हैं विद जॉन्डिस। जब हम उससे हिस्ट्री पूछते हैं तो उन्होंने वो ली होती है। इसके अलावा जो अल्कोहल है, यहाँ पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर में वो जो है ना अपने हिस्ट्री पे वो पूछना है कि अल्कोहल जो मिसयूज़ है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, वो भी करता है। और कोई हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं, जैसे कौन सी बहुत ज़्यादा वो है? TB ड्रग्स, ATT, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब है कि फेमस है फॉर एक्यूट हेपेटाइटिस, सही है। उसमें वो काफ़ी
चीज़ें हैं, बातें हैं तो कैसे करना है, कितना रेज्ड हो तो बंद करना, स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये बाकी जो है ना, हाँ एक्यूट हेपेटाइटिस, एक्यूट का मैं कह रहा हूँ, एक्यूट अभी चल रहा है, क्रॉनिक का फिर आगे आता है। हेपेटोसेलुलर, हेपेटोसेलुलर उस वक्त आता है जब ALT AST भी रेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं एक्यूट के साथ। विल्सन डिजीज है, इसी तरह वेस्कुलर जो बटकियारी सिंड्रोम है, सही है। एक और चीज़ है इस्केमिक हेपेटाइटिस, जो कि कोई पेशेंट है उसको कार्डियक अरेस्ट में चला गया, ठीक है, उसको डिक्रीज फ्लो है, ब्लड फ्लो है टू द लीवर कुछ टाइम के बाद, और वो जो है ना अगर एडमिट है तो उसके कभी कभी LFTs जो है ना वो डिरेंज हो जाते हैं और AST ALT भी रेज्ड हुए होते हैं, तो वो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिसमें क्रॉनिकली ALT AST रेज्ड होंगे, बिलिरुबिन भी रेज्ड होगा, ठीक है। तो क्रॉनिक में वायरल हो गया, वायरल में कौन सा है, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B दोनों करते हैं, एक्यूट भी करते हैं और वो भी करता है, क्रॉनिक भी करता है। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ठीक है, ये वायरल हेपेटाइटिस में ज़्यादा जो है ना, ये क्रॉनिक मोस्टली जो है ना हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स यहाँ ज़्यादा है, हेपेटाइटिस B के कम है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट भी अब बहुत इजी हो गई है। अच्छा, इसके अलावा वही एथाइल अल्कोहल, वो जो है ना एक्यूट भी कर सकता है, क्रॉनिक भी कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, और विल्सन डिजीज है, हीमोक्रोमेटोसिस है, ठीक है, और प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, लेकिन वो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न ज़्यादा आता है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बहुत कॉमन आजकल एक चीज़ चल रही है, फैटी लीवर, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, उसकी वजह से क्रॉनिकली ALT रेज्ड होता है, ठीक है। और इसका जब अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं तो फैटी लीवर होता है, और फैटी लीवर को आगे हम देखते हैं कि इसकी मतलब यही कोई और वजूहत, बहुत सारे जो ALT की जो और वजूहत है उनको एक्सक्लूड करके एंड पे जो है ना, या तो हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं या जो है ना लीवर बायोप्सी कराते हैं, तो लीवर बायोप्सी में पता चल जाता है। वो आजकल जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजकल जैसे लाइफस्टाइल है और ये स्पेशली ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं ये भी काज हैं, और ये जो पेप्सी वगैरह इनकी वजह से ना ये फैटी लीवर के काज, और सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये अक्सर पेशेंट जो है ना ये डायबिटिक भी होते हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज के भी होते हैं, और साथ में जो है ना फैटी लीवर भी होता है। और आपने फिर देखना है कि क्योंकि वो भी फिर एंड स्टेज लीवर डिजीज पे चले जाते हैं, जैसे सिरोटिक होता है ना हेपेटाइटिस B या C में, तो वो भी ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये तो आपके हेपेटोसेलुलर हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अल्कलाइन फास्फेटेज रेज्ड है, ये जो है ना ज़्यादा रेज्ड नहीं है, ठीक है। बिलिरुबिन भी रेज्ड है, बिलिरुबिन रेज्ड है तो जॉन्डिस होगा पेशेंट, और ALT AST रेज्ड है तो हेपेटोसेलुलर है, और अगर अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना रेज्ड है उससे ज़्यादा, AST ALT भी ये नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, लेकिन इसकी रेशियो अगर ज़्यादा रेज्ड है तो उसके साथ जो है ना उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कौन से लेवल पे, जो बिलियरी ट्रैक्ट है जो कि लीवर से भी आती है, और कॉमन बाइल डक्ट आता है, राइट हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक और कॉमन बाइल डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट, आपको एनाटॉमी इसकी वो होगी, तो उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। उसमें क्या होगा कि अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना रेज्ड होगा, उसमें ALT भी रेज्ड, बिलिरुबिन तो रेज्ड ही है, ठीक है, ALT भी AST ये भी, लेकिन अल्कलाइन फास्फेटेज जो है ना वो ज़्यादा रेज्ड होगा, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। और यही पेशेंट जो है ना एक मतलब जॉन्डिस के साथ या फीवर के साथ एक और भी जो कॉमन सिम्टम है उनमें होती है, वो है प्रोडाइटिस, ठीक है। ये पेशेंट आपको कहेंगे कि मुझे प्रोडाइटिस भी है, मतलब है कि हाँ इचिंग हो रही है, ठीक है। मोस्टली जो आपके ये जो हैंड के वो है पाम्स हैं इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है।
तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन ये कोलेस्टेटिक जॉन्डिस में फिर उसके क्या कॉजेज हैं जो मोस्ट कॉमनली चीज़ें हैं। एक तो है ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में गाल स्टोन्स जिनको होते हैं, तो कभी कभी वो कोलिसिस्टेक्टमी करवा लेते हैं लेकिन वो बाइल डक्ट में जो है ना स्टोन आ जाती है, तो उसकी वजह से फीवर, कोलेंजाइटिस वो भी हो सकता है, या वैसे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेन होता है तो वो भी हो सकता है। इसी तरह बिलियरी जो ट्री है, बिलियरी ट्री में कोई भी इन्फेक्शन है या कोई भी उसमें इंजरी है, जैसे एक बीमारी है प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है, वो बिलियरी ट्रैक्ट का ऑटो इम्यून टाइप की एक डिजीज है, ठीक है। तो इसी तरह है वो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है, सही है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी फीमेल्स में मोस्टली ये 40-50 ईयर्स की एज में। और एक और चीज़ है कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को ना प्रोराइटस, जॉन्डिस ये सारा आ जाता है, तो वो भी इसी में, उसमें भी क्या होगा, अल्कलाइन फास्फेटेज भी ज़्यादा होगा, जॉन्डिस भी होगी और ये भी होगा, प्रोराइटस भी होगा, सही है। एक और है जिसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेटिव डिजीजेज ऑफ द लीवर, इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है लीवर में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत रेयर है, टीबी ऑफ वो इन्फिल्ट्रेट करती है लीवर को, तो उसमें भी जो पिक्चर आएगा ना लेफ्टिस का वो क्या होगा, कोलेस्टेटिक आएगा, ठीक है। तो बाकी जो है ना, हाँ, सार्काइडोसिस भी हो सकता है, माइलोडोसिस भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी एक हाँ ऑब्स्ट्रक्शन और किसी चीज़ में पॉसिबल है, जो कि जो पेंक्रियास है, सी हेड ऑफ पेंक्रियास, जो पेंक्रियास का जो हेड है तो उसके थ्रू ही बाइल डक्ट आ रही होती है ना, तो वहाँ पे कोई मास पड़ा हो तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आ जाते हैं। एक और चीज़ है एड्स कोलेंजियोपैथी, HIV की वजह से कोलेंजियोपैथी हो जाती है, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ समझ आ गई, मतलब सिंपल आपने क्या देखना होता है, पहले बिलिरुबिन देखना है, फिर अगर बिलिरुबिन रेज है तो आपके जहन में होना चाहिए कि अब मैंने देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। आगे अगर वो हेपेटोसेलुलर आप सस्पेक्ट ALT AST रेज्ड हैं तो आपने हेपेटोसेलुलर, अगर अल्कलाइन फास्फेटेज भी रेज्ड है, ज़्यादा रेज्ड है, गामा GT भी रेज्ड है, तो इट मीन्स के वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आता है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव के ऑब्स्ट्रक्शन आपने बिलियरी ट्रैक्ट पे ही सोचना है, ठीक है। अब ये आगे देखना है कि लीवर इंजरी कितनी सीवियर है, ठीक है, सीवियरिटी। एक दो और भी टेस्ट हम करवाते हैं, एक होता है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR और सीरम बिलिरुबिन, सीरम एल्बुमिन, ठीक है। कोई भी पेशेंट जो एक्यूट हेपेटाइटिस के साथ आता है या जॉन्डिस के साथ आता है तो उसमें आपने ये चीज़ें ज़रूर करवानी होती है। आपने जो लीवर के फंक्शंस हैं मेन, आपने वो चेक करने हैं कि वो डैमेज हुआ है लीवर के। तो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो उसमें हम ज़्यादा देखते हैं PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वो नॉर्मली जो है ना 14 सेकेंड तक होता है, आपने जब टेस्ट देखेंगे ना, तो अगर वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है ना 50 तक गया है या वो ज़्यादा है तो आपको वो फल्मिनेंट में भी हो सकता है, एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, ठीक है। तो उसमें एक और चीज़ भी देखनी होती है, एन्केफेलोपैथी भी देखते हैं, ठीक है। अगर वो दो चीज़ें कोगुलोपैथी है, एन्केफेलोपैथी है और LFTs भी वो है, तो आपने एक्यूट फल्मिनेंट को लेवल करना है। अदरवाइज अगर PT नॉर्मल है, ठीक है, और LFTs बेशक ALT जो है ना थाउजेंड्स में हो, AST भी थाउजेंड्स में हो, लेकिन वो एक्यूट हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं ना पिलायर का, ठीक है, हेपेटाइटिस A होगा या E होगा, तो आपने पेशेंट को बताना है कि मतलब कोई वो नहीं है, तो रिपीट करवाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। अगर तो PT ठीक है और एन्केफेलोपैथी में भी नहीं है। तो बाकी जो वो है ये तो ये इसका आ गया। हाँ, सीरम एल्बुमिन की सूरत में देखते हैं, ये PT और एल्बुमिन मोस्टली जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस B या क्रॉनिक कोई डिजीज चल रही होती है ना, क्रॉनिकली उसको जॉन्डिस है 1 ईयर 2 ईयर से, या जो है ना हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है या C पॉजिटिव है या कोई वो अल्कोहलिक है, ठीक है, तो उसका जो है ना अपने सीरम एल्बुमिन चेक करना होता है। तो
तो अगर एल्बुमिन कम है तो इट मीन्स कि वो जो है ना क्रॉनिकली उसके लीवर फंक्शंस डिरेंज हैं। आगे उसमें चीज़ें हैं चाइल्ड पक्स स्कोर, बेल्ट स्कोर, जिस पे वो आप करते हैं ना कैटेगराइज, लेकिन ये सिंपल जो इसका वो है अप्रोच है, ठीक है। फिर आप अच्छा ये तो आपने इन्वेस्टिगेशंस, फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि मतलब है कि ये हेपेटोसेलुलर है तो आपने आगे कैसे करना है ऑटो इम्यून के लिए और उसके लिए। जो कोलिस्टेटिक जॉन्डिस है उसके लिए तो वो अलग अलग आप पढ़ लेंगे। जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसमें किस तरह की अप्रोच होती है, उसमें आपने जो है ना आपने देख लिया कि उसका अल्कलाइन फास्फेटेज रेज्ड है, ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, बिलिरुबिन भी रेज्ड है, अल्कलाइन फास्फेटेज ज्यादा रेज्ड है, ठीक है। तो आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। आप डायरेक्ट क्या एडवाइस करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है, यूएसजी अप्रोच, ठीक है, जो सिंपल रेडली अवेलेबल हर जगह अवेलेबल भी है। आपने सिंपल अल्ट्रासाउंड वाले को आपने ये भी बताना है, आई वांट टू सी सीबीडी डायलेटेशन, कॉमन बाइल डक्ट ये डायलेटेड है कि नहीं है, ठीक है, डायलेटेड या नहीं, सही है। अगर तो उसने कहा कि वो डायलेटेड है, अगर कॉमन बाइल डक्ट डायलेटेड है इट मीन्स कि उसके अंदर जो है ना कोई स्टोन है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्शन सिर्फ स्टोन की वजह से नहीं, वहां पे कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मोस्टली जब ये कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं तो अक्सर तो वहाँ पे बाइल डक्ट को इंजरी हो जाती है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट का अल्कलाइन फास्फेटेज भी रेज्ड होता है और बिलिरुबिन भी रेज्ड होता है, ठीक है। तो आप अगर डायलेटेड है और आपको पता नहीं है कि स्टोन है, स्ट्रक्चर है, क्या है, ठीक है, तो आगे आपने क्या करना है, एमआरसीपी। एमआरसीपी जो है ना वो एमआरआई होता है, सही है, और ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। बिलियरी ट्रैक्ट को आपने देखना होता है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है या जो है ना वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है तो आपने उसको देखना, ठीक है। अगर तो उसने कहा कि हाँ ये एमआरसीपी करके अगर उसमें स्टोन है, कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन है तो आपने आगे क्या करना है, एडवाइस करना है ईआरसीपी, जो कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी होती है, जो कि एंडोस्कोपिकली हम जाते हैं, ठीक है, तो इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडिनम में जो एम्प्यूला है वहाँ को देखते हैं, वहाँ से जो है ना स्टोन को निकालते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसमें स्टेंट डालते हैं, ठीक है। ये वैसे उस वाली बातें हैं, लेकिन ये इतना याद हो कि ईआरसीपी जो है ना वो इन्वेजिव प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिकली होता है। एमआरसीपी जो है ना वो नॉन इन्वेजिव है, एमआरआई की तरह है, और उसमें आपने सिर्फ ये देखना होता है कि बिलियरी जो ट्री है, जो कॉमन बाइल डक्ट है, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, अगर इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो वो करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर उसने ये मतलब अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसने कहा कि कॉमन बाइल डक्ट ठीक है, नॉट डायलेटेड, नॉर्मल है, और उधर जॉन्डिस भी आपका कोलिस्टेटिक आ रहा है, ठीक है, तो आपने एमआरसीपी की आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन बाइल डक्ट भी ठीक है। और फिर भी वैसे एमआरसीपी आपने करवानी होती है कि रूल आउट करने के लिए कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर वो कभी कभी अल्ट्रासाउंड पे कॉमन ये जो बाइल डक्ट है वो प्रॉपर नज़र नहीं आता, लेकिन अगर डायलेटेड है तो आपने डेफिनेटली वो करवाना है। अगर वो एमआरसीपी भी नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड पे सीबीडी भी डायलेटेड नहीं है तो आपने क्या करना है आगे, और एलएफटीज जो है ना कोलेस्टेटिक आ रहे हैं तो आपने लीवर बायोप्सी करवा दें, ठीक है। उसमें फिर ये इसके कॉजेज बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मोस्टली है या तो वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, जो मोस्टली जो कॉमन है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस हो सकता है, ठीक है, या जो है ना अगर प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस है उसमें सीबीडी नॉर्मल होगा, लेकिन वो फिर एमआरसीपी पे आपके पास वो जो है ना जो ब्लीडिंग और आप इसमें पढ़ेंगे वो टिपिकल उसके फीचर्स आ जाते हैं उसमें प्राइमरी स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस में। पीबीसी में जो है ना आपने लीवर बायोप्सी करवानी है, या जो है ना एंटी माइटोकॉन्ड्रियल इसकी एंटीबॉडी होती है तो वो करवानी है, ठीक है।
तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन? Sir, जी I've noticed कि काफी पेशेंट में G डायमंड टेस्ट लिखा होता है।